नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आईएमएफ की रिपोर्ट के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में ही आई है। और यहाँ पे किस तरह से आईएमएफ ने कहा है कि हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी इस साल वो रहेगी 6.6% की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एज कम अगर जो हम लोग देखें कि पूरी दुनिया का एवरेज अभी चल रहा है इसमें 3.1% समथिंग, और हमारा पूरी दुनिया का एवरेज का अभी डबल है। क्या हम आइडियल ग्रोथ रेट जो हमको चाहिए वो अचीव कर चुके हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हमें चाहिए होगा 9% के आसपास, 8 या 9%। बेसिकली 8% तो चाहिए ही चाहिए अगर हम लोग क्या है चाइना की तरह ग्रो करना चाहते हैं। बट हमारे पास क्या है अभी केवल 6.6% की ही है। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि ट्रम्प के जो टैरिफ लगे थे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर मैं आपसे सही बताऊं तो इनको जो इम्पैक्ट पड़ा है हमारी जीडीपी पे ट्रम्प के इस टैरिफ का, वो पड़ा है अप्रॉक्स 0.2% का। चूँकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे इसकी वजह से क्या है केवल $10 बिलियन के जो वर्थ के गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट हैं वो हिट होने वाले हैं। तो हमारी चूँकि इकॉनमी इतनी बड़ी है, हम तकरीबन 900 या $850 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें 10% से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सॉरी 10 बिलियन से। लेकिन जो हमारी इकॉनमी है वो ग्रो करती रहेगी और वो एक ब्राइट स्पॉट बनी रहेगी, बिकॉज हमारे पास डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी है। और ये आपको फिगर क्या है 6 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, ये किसी भी सूरत में 6 के नीचे आने वाला फिलहाल तो नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो गरश्की इन्होंने क्या है जॉर्जीवा, ठीक है, इन्होंने क्या है प्रेस किया है इंडिया की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। बेसिकली जो हमने जीएसटी कट्स किए हैं उसको इन्होंने प्रेस किया है। जीएसटी कट्स की वजह से क्या है हमारे यहाँ पे कंजम्पशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसको एक अलग से ही पुश मिला है। हम वो भी देखेंगे किस तरह से ये पुश मिलता है कंजम्पशन बढ़ने की वजह से। बट जो रिफॉर्म्स किए गए थे, आप जैसे देखेंगे तो ये क्या है, हमारे आरबीआई के नए चेयरमैन हैं नागेश्वरन जी। इन्होंने जो कहा था वो एक्चुअली में देखने को मिल रहा है कि जो जीएसटी रिफॉर्म की वजह से यूएस टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो क्या है न्यूट्रलाइज हो गया है। और उसके बाद हमको ये चीज़ देखने को भी मिला, बिकॉज टाटा मोटर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनकी जो सेल्स है वो 30% तक से बढ़ गई है इस धनतेरस पे। ऐसा केवल टाटा के साथ ही नहीं हुआ है, अगर हम लोग दूसरी जगह देखें जैसे मारुति, जो कि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचती है इंडिया में, उनके भी जो सेल्स हैं वो क्या है काफ़ी ज़्यादा सोर कर गए हैं और इंक्रीज़ कर गए हैं। तो बेसिकली जो मतलब स्टार्टिंग वाली कार होती है जो पहली बार आदमी खरीदने जाता है, उनकी जो बिक्री है उसमें ज़्यादा ही इजाफा देखने को मिला है। सिमिलर केस आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको टू व्हीलर्स में भी देखने को मिलेगा। तो इससे क्या है इकोनॉमी को एक काफ़ी अच्छा पुश मिला है। और यहाँ पे जो अगर हम लोग ई कॉमर्स की बात करें, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया या अमेज़ॉन हो गया, तो ये आपके ई कॉमर्स में आते हैं। जब हम लोग इसको ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और घर पे डिलीवरी होती है तो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। तो अगर उसकी बात करें तो इनके जो सेल्स है उसमें 25% तक का जंप आया है। तो जनरली ये क्या है कि नंबर्स हाई ही रहते हैं दिवाली या धनतेरस के टाइम पे। बट जीएसटी रेट कट का असर इस बार काफ़ी हुआ है और जो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें एक ह्यूज ड्रॉप देखने को मिला है। तो जिसको जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी उसने उन चीज़ों को परचेज़ किया है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नवरात्रि के टाइम पे जो हमारी सेल्स थी वो क्या है कि वो 10 साल के हाई पे पहुँच गई थी। और इसका असर भी देखने को मिला हमें कि जो काफ़ी चहल पहल रही मार्केट में। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो ऑफिशियल डाटा है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने पब्लिश किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा अप्रैल से सितंबर तक का था वो हमारा आपका कितना आया है 413 बिलियन। तो ये अभी और हो सकता था, बट ट्रम्प के टैरिफ का असर है कि ये अभी क्या है इतने पे ही रह गया, इसे और ज़्यादा ही बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये अभी भी क्या है ज़्यादा है। और ये जो हम 413 बिलियन की बात कर रहे हैं ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और सर्विस एक्सपोर्ट्स को मिला के है। तो हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, बट सर्विस की ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई है, बिकॉज हम बेसिकली बहुत सारा काम यूएस से करते थे जहाँ अभी हमें इशू देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें केवल आपका नॉन पेट्रोलियम की, तो उनका आपका वैल्यू देखने को मिलेगा $189 बिलियन के आसपास है। ठीक, ये रहा आपका वैल्यू। देन अगर हम लोग आगे यहाँ पे चले तो हमारे पास पूरा सितंबर का है। तो आप सितंबर में देखेंगे चूँकि जो ट्रम्प के टैरिफ हैं उनका असर आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा इन्हीं क्वार्टर में। तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो निगेटिव में रहा कितना $16 बिलियन, जो कि लास्ट टाइम क्या था 8.6 बिलियन। और हमें क्या है इस बार अपनी जेब से 8 बिलियन के आसपास और एक्स्ट्रा देना पड़ा है, जो कि पिछले साल कम था।
देन अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें तो हमारा ट्रेड बैलेंस यहाँ पे क्या है, सुधरा है। लास्ट टाइम जो हमारा फर्स्ट हाफ में यानी इस अप्रैल से सितंबर वाले पीरियड में तकरीबन $61 बिलियन था, वो क्या है अभी अप्रॉक्स 59.5 बिलियन के आसपास पहुंच गया। तो यहाँ पे आपको कमी देखने को मिलेगी ओवरऑल में, बट सितंबर का डाटा कुछ और ही बता रहा है। सितंबर में उसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है ट्रम्प के टैरिफ का। अगर वो टैरिफ ना होते तो शायद ये हमारे एक्सपोर्ट्स और ज़्यादा होते और ये जो डेफिसिट है ये और कम होता। अब अगर हम लोग यहाँ पे आगे बात करें तो हमारा यूपीएससी कॉर्नर की, तो यहाँ पे हम बेसिकली वो पॉइंट देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। तो इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि सपोज करिए आपने यूएस से क्या है $100 का सामान खरीदा, तो ₹100 क्या है आपको पे करने पड़ेंगे किसको, यूएस को। तो अब अगर यूएस क्या करता है आपसे मतलब हमने तो 100 का परचेज किया, अब यूएस हमसे क्या है $120 बिलियन का परचेज कर लेता है या ₹120 का परचेज करता है, तो हमारे पास क्या है ये आ गए 120। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इसमें जो ₹20 आ रहे हैं वो किसकी तरफ आ रहे हैं, वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा क्या है पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है। क्यों, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव में हमारी जेब में पैसा आ रहा है। अगर यही केस उल्टा कर लें कि इंडिया क्या है परचेज कर रहा है 120 का और एक्सपोर्ट कर रहा है 100 का, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी माइनस में, और इसको फिर हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है या हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। इस केस में हमारा क्या था एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे। तो ये केस बेसिकली आता है चाइना का और ये केस आता है इंडिया का। हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट अभी भी क्या है काफ़ी कम है। अगर हम लोग यहाँ पे जीडीपी के फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला है C+I+G। सी यानी कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब हम आप क्या परचेज करते हैं वो कंजम्पशन में आता है। आई क्या है इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग जो की जाती है, और एस में क्या है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट रोड हाईवे ये सब बनाती है, ये भी किस में आता है जीडीपी में आता है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। तो इन सब का ऐड करके जो बनता है वो आपका क्या बनता है जीडीपी बनता है। तो अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि सपोज करिए ये एक फॉरेनर है आया ये एक मोमोज के शॉप पे और यहाँ पे इसने मोमोज परचेज किए, तो क्या ये एक्सपोर्ट में काउंट होगा या नहीं होगा, ये आप मुझे बता सकते हैं कहाँ में, कमेंट सेक्शन में। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो हमारी बात की गई थी वो आईएमएफ की बात की गई थी। तो आईएमएफ जैसा हम लोग जानते हैं ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में हुआ था और ट्विन्स क्रिएट किए गए थे। पहला उन ट्विन में से एक कौन था हमारा आईएमएफ और दूसरा क्या था वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ में हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग पावर की बात करें तो वो है यूएस के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा जब पाकिस्तान को लोन वगैरह सैंक्शन होते हैं तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि यूएस ने करवाया है, बिकॉज यूएस एंड एलाइज का मतलब यूएस जहाँ वोट करेगा वहाँ जापान यस करेगा, जर्मनी यस करेगा, फ्रांस यस करेगा, एंड देन यूके, ये सारे ही, इटली, तो ये सारे ही क्या है वहाँ पे आपके एस करते दिखेंगे। इस वजह से इनका आप कंबाइन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वोटिंग पावर हो जाती है और यूएस किसी को भी फंड कर सकता है। देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आगे देखें तो जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है कि किस तरह की फैसिलिटी देता है, तो ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और स्टैंड बाय एग्रीमेंट। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली यूपीएससी में पूछ लिया गया था। और अगर तीसरी चीज़ बात करें तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको हम लोग अपने किस में रखते हैं, हमारा जो बैलेंस शीट होता है हम लोग फॉरेन रिजर्व रखते हैं उसमें हम लोग क्या है एसडीआर को भी रखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है 5 करेंसी से मिलके बना हुआ होता है, और वो 5 करेंसी कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिनमिनबी, चाइनीज़ करेंसी, जापानीज़ करेंसी, पाउंड स्टर्लिंग, यूके की करेंसी, यूरो पूरे यूरोप की करेंसी, और यूएसडी यूएस की करेंसी। तो ये 5 करेंसियों से मिलके बनता है। देन अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये सारे कौन देता है, तो ये आपका देता है कौन सा वर्ल्ड बैंक, ठीक, सॉरी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक नहीं आईएमएफ देता है आपको, ठीक। अगर उसके बाद गोल्ड ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच की बात करें तो ये भी आपका कौन देगा, एक क्रेडिट सिस्टम है जिसको आईएमएफ देता है। और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये 2016 में पूछा गया था, तो ये भी कौन प्रोड्यूस करता है, ये आईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईएमएफ कितनी इम्पोर्टेंट संस्था है एज पर यूपीएससी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में,
तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज़ स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड, तो ये 2015 में आया था। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हैज़ स्टेडली इंक्रीज, तो आपका यहाँ पे जो सही ऑप्शन था वो उस समय क्या है, सेकंड था। तो और एक लास्ट क्वेश्चन हम ये भी देख लेते हैं कि एमंग द फॉलोइंग, तो हम लोग यहाँ पे पूछा था कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले पोर्शन का है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं वेजिटेबल ऑयल। तो जैसा आप जानते होंगे मलेशिया वगैरह से हम क्या मंगाते थे, पाम ऑयल मंगाते थे। तो पाम ऑयल का एक्सपोर्ट की वजह से हमारा क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स का एक्सपोर्ट जो सॉरी इंपोर्ट जो होता है वो सोर कर जाता है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।